शुभकामनाएं दीजिएगा। मैं अभी स्वागत की परंपरा हम आगे चलाएंगे सुरेंद्र शर्मा जी का। तालियां जरा जोरदार वाली बजा दीजिएगा। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को 9 बजे निकलना है ट्रेन से और वो समय से पहले आ गए थे। मुझे लगता है कि सभागार में सबसे पहले जो उपस्थित हुए वो आज के मुख्य अतिथि थे। हालांकि ये माना जाता है कि मुख्य अतिथि वो होता है जो सबके एकत्रित होने के बाद में आते हैं, और कुछ लोगों ने तो परंपरा बना ली है कि वो हॉल में एक आदमी को बुलाकर पूछते रहते हैं कि पोजीशन क्या है। जब उन्हें पता लग जाता है कि पोजीशन ठीक ठाक हो गई है, 2 लोग बोल चुके हैं, महफिल जम चुकी है, 3 लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि अब हमारे आगमन के लिए स्थितियां बन गई हैं। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, यदि आपको सहजता का पाठ किसी व्यक्ति से सीखना हो, कोई व्यक्ति आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचकर किस प्रकार जमीन पर अपने पैर रखकर चलता है, तो उसका एक बड़ी मिसाल और एक बड़ी मिसाइल दोनों एक साथ जो बन चुके हैं इस समय भारत में, उनका नाम सुरेंद्र शर्मा होता है। आज ये विवाह की 50वीं वर्षगांठ है और इस विवाह की 50वीं वर्षगांठ पर जिन्होंने पूरी जिंदगी घराड़ी के नाम से 4-4 पंक्तियां सुनाई, और तो इस उनसे ज़्यादा कौन श्रेष्ठ हो सकता था अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। मैं उन्हें बहुत मन से आमंत्रित करता हूं। ऐसी बातें करते हैं आप सोच नहीं सकते। पिछले दिनों मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी ये बताइए पति और पत्नी कब सुखी रह सकते हैं। बोले एक ही स्थिति है जब उन दोनों में से एक गूंगा हो और दूसरा बहरा हो। ऐसी बातें करते हैं वो। लेकिन एक बार भरपूर तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, वो आए अपनी शुभकामनाएं दें और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की काव्य यात्रा के, उनकी जीवन यात्रा के बहुत ही वो साक्षात गवाह हैं, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वचन हम सब के लिए एक बड़ी बात है। मंचासीन भाई कृष्ण मित्र जी, मैं समझता हूँ हम सब में सबसे ज़्यादा उम्र के कृष्ण मित्र जी मंच पर उपस्थित हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। भाई गोविंद व्यास और जो जोड़ा बैठा है, 50वीं वर्षगांठ मनाना सोचना ही मुश्किल काम। आप तो मना रहे इस बात को, समझ रहे, और मेरे से उस पर बुलवाना, ये और भी गलत बात है। जिस आदमी की जिंदगी ये जो गांठ पड़ती है, पहली शुरू होगी, 50 गांठें तो पड़ चुकी आपके, और उसके बाद भी एक साथ बंधे हुए, ये सबसे बड़ी बात है। विदेशों में तो मेरे ख्याल से इस पर आपको अवार्ड भी मिल सकता है, तो विदेशों में तो 50वीं के साथ 50वीं मनती है। आपकी पहली के साथ 50वीं मन रही है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बेचैन जी के साथ गुजारे और उस काव्य यात्रा में एक उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई, ना कहीं ऊंचाइयों तक गए ना कहीं नीचाइयों तक गए, एक मध्य क्रम के बल्लेबाज सदा रहे, और उस बल्लेबाजी को क्रम उन्होंने कभी नहीं टूटने दिया। अगर मध्य क्रम का गीतकारों में सबसे बड़ा गीतकार कोई माना जाएगा तो डॉक्टर कुंवर बेचैन को माना जाएगा। कई लोग ऊंचाइयों पर चढ़े गीतकार, और फिर आज पता ही नहीं वो कहां पर है, लेकिन उसकी एक ही वजह थी कि कुंवर भाई ने जो भी लिखा हृदय से लिखा, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले ऐसे हो गए कि कुछ लोगों तक सीमित रह गए। 150 लोग एक दूसरे की आरती करते रहे,
और एक दूसरे को महान बताते रहे। कुछ पत्रिकाओं का सहारा लिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने लेखन के जरिए, चाहे वो गीत विधा रही हो या गजल विधा रही हो और या उनके व्यवहार की विधा, उन तीनों विधाओं में एक आदमी समान रूप से रहा हो। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिल सकता जो कुंवर जी के बारे में कहीं कुछ ये कह सके कि कहीं भी किसी भी क्षण जाने अनजाने या सपने तक में भी उन्होंने किसी को पीड़ा पहुंचाई। गीत को जीवित रखा। हम हास्यरस वालों ने बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी मंच पर। इस उठा पटक में कई गीतकारों का हमने हवन किया। कवि सम्मेलन को कविता मुक्त किया। ये हम हास्यरस कवियों को बहुत बड़ा योगदान था, पर उसमें से भी कोई अपनी गंगा बहा ले जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और वो डॉक्टर कुंवर बेचैन ने की। हमें घमंड होता है, क्योंकि कवि सम्मेलन जब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि गीत नहीं सुना जाए। गीत कवि सम्मेलन जब हम आए थे तब हम हास्यरस के कवि तो गोविंद भाई जानते हैं, एक प्यादे की तरह कोने में रहते थे, और जब पढ़ते थे तो महान कवि हमें घूर घूर करके देखते थे। हम पीछे मुड़कर देख भी नहीं सकते थे, देख लेते तो हमारा हास्य भी मर जाता। अपने चुपचाप काम निकाला है और चुपचाप सीढ़ी से नीचे उतर गए कि बाद में पता नहीं क्या क्या कहेंगे, वो सुनना नहीं पड़े। गीतकार सदा राजा की तरह से बीच में बैठा, वीररस उनके आसपास बैठे। स्थिति बदली, गीतकार प्यादे के रूप में आ गया और हास्य राजा की तरह से बैठ गया। परिस्थितियां ठीक नहीं, स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा किया। जिस चीज की कमी होती है उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। जब जीवन में हास्य था और करुणा की कमी थी तब गीत सर्वश्रेष्ठ कहलाया। जब जीवन में करुणा बढ़ती चली गई तो हास्य सर्वश्रेष्ठ कहलाया। उस स्थिति को डॉक्टर कुंवर बेचैन ने लगातार दोनों परिस्थितियों में, मैंने कहा मध्य करके पहले बात, चाहे कोई भी विधा हावी रही हो, लेकिन डॉक्टर कुंवर बेचैन की उपस्थिति सदा एक अवश्य माने जानी उपस्थिति होती थी, जिसमें उनको सदैव बुलाया गया। हर चाहे कोई भी दौड़ रहा हो, मैं इसलिए उनका अभिवादन करता हूँ। और उन्होंने अपनी सहजता को कभी नहीं खोया, उस सहजता को भी मैं नमन करता हूँ। और मेरा आज सौभाग्य है कि मैं आज इस मंच पर आपने मुझे पहले बोलने का मौका दिया। किन्हीं परिस्थितियों वश मुझे 9 बजे कहीं ट्रेन से जोधपुर जाना है, तो मैं आपके इस पूरे समारोह में नहीं उपस्थित रहूँगा। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, इस धृष्टता के लिए। पुनः मैं आप सबको अपना नमन करता हूँ। बहुत बहुत मैंने आपसे कहा था कि आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी के भीतर एक हास्य रस का बड़ा कवि तो है ही, लेकिन एक गंभीर चिंतक उनके भीतर बैठा हुआ है। भास्कर में जिन्होंने भी उनके लेख पढ़े हैं वो बाद में फ़ोन करके एक दूसरे से पूछते थे कि ये कौन से सुरेंद्र शर्मा हैं जिनके भीतर की इतनी गहरी आवाज़ देश की आवाज़ को अभिव्यक्ति देती है। तो उसका एहसास आपने अभी भी उनके वक्तव्य में महसूस किया होगा। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और लीजिए, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय श्री कृष्ण मित्र जी को। डॉक्टर आरती बंसल जी की उपस्थिति सभागार में हो गई है। एक बार
डॉक्टर साहब अभी शुरू ही करा है, लेट नहीं आप ज़्यादा, क्योंकि गाजियाबाद से जो आदमी भोजन से पहले आ जाएगा उसे हम लेट नहीं मानेंगे। रास्ते के जाम की स्थिति देखते हुए हम ये मानेंगे कि सब समय पर पधारे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ बहुत हृदय के साथ ओज के उस यशस्वी रचनाकार को, जिन्होंने अनेक बार अटल जी के साथ कविताएं पढ़ी और निरंतर लिखी। अध्यक्ष आदरणीय श्री पार्श्वग्राही जी, मुख्य अतिथि सुरेंद्र शर्मा जी अभी चले गए। विशेष अतिथियों में सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मेरे से कहा गया है कि मैं अपने अनुभव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के बारे में कुछ कहूँ। डॉक्टर कुंवर बेचैन गाजियाबाद में जब सबसे पहले आए तो मेरे से ही मिले थे। वो जहाँ जहाँ रहे मैं उनके साथ वहीं बन गया। उनके गीतों का मैं गवा रहा। उन्होंने जो जो लिखा उन्हें मैंने सुना, सुनकर के गुनगुनाया भी। और अगर आप कहें तो मैं उनके कई गीत यहाँ खड़े होकर सुना सकता हूँ, ऐसी स्थिति है। लेकिन मैं सुना नहीं रहा क्योंकि ये वहाँ बैठे हैं, वही सुनाने के अधिकारी हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने केवल गीत नहीं लिखे, उन्होंने साहित्य में उपन्यास भी लिखे, दोहे भी लिखे हैं, हाइकू भी लिखे हैं और साहित्य की अनेक विधाओं में अपने अनुभवों को व्यक्त किया है। बहुत कम रचनाकार होते हैं जो मंच पर अपनी धाक जमा करके रखते हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने गीत में जो स्थान बनाया है, मैं ये कहूँगा कि गीत को वापस लौटाने के लिए डॉक्टर कुंवर बेचैन का बहुत बड़ा हाथ है। जो हास्य, केवल हास्य मंच पर छा गया था, लोग कहते थे हास्य की कविता सुनाइए, आज वो हास्य की नहीं गीत सुनना चाहते हैं। और उसका श्रेय अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर कुंवर बेचैन को दूंगा कि वो गीत को वापस लाए और मंच पर लोग गीत सुनने के लिए प्रेरित हुए। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि उन्हें आप आशीर्वाद दें, मेरी तरफ से भी, अपनी ओर से भी, और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमाल के दोहे उन्होंने कहे हैं। अभी जब वो उनके दोहों का वाचन हो रहा था, इस पर राही जी जो स्वयं पौ बारा करवा देती हैं अपनी गज़लों से और बहुत प्रेम करती हैं, सारे नए बच्चों को साहित्य की अद्भुत समझ रखती हैं। उन्होंने कई बार कहा कि कमाल कर दिया, तो मैं समझता हूँ ये कमाल हुआ है। मेरे पिताश्री ब्रज शुक्ल घायल जी उपस्थित हैं और तमाम ऐसे लोग जिन्हें हम अभी स्टेज पर आमंत्रित करेंगे अभिनंदन की प्रक्रिया में। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि हम उस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। ये पुस्तक जब मैं सौभाग्य मुझे मिला 2 दिन पहले अचानक गाजियाबाद जाने का, तो मेरे छोटे भाई प्रिय दुर्गेश बैठे हैं, अर्पित करेंगे क्योंकि उनके आशीर्वचन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैंने देखा बाकायदा चित्र के सम्मुख उन्होंने अगरबत्ती जलाकर माँ का आशीर्वचन लिया। पहली प्रति प्रगीत भैया के हाथ से, वो बड़ा अद्भुत क्षण था मेरे लिए। प्रगीत भैया कह रहे थे कि नहीं मम्मी के हाथ से पहले माँ के चरणों में रखवाओ, तो वो कह रही थी नहीं पापा के हाथ से रखवाओ। और बाद में हम सब ने आग्रह करके प्रगीत भैया के हाथों से वो प्रति माँ सरस्वती के श्री चरणों में समर्पित की। आज के इस ऐसे दौर में जब शब्दों की महत्ता खत्म होती जा रही है, जब भावनाएं व्यावसायिकता में तब्दील होती जा रही हैं, हम इतने हृदय से समर्पित होकर यदि किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं तो मोचन की प्रक्रिया का मैं चाहूँगा कि सभी अतिथि के बारे में डॉक्टर साहब की एक पुस्तक आई थी 2 होठों की बात, और आज बड़ी हैं। अनिल भैया, हम मान लेंगे कि आपकी उपस्थिति यहाँ समारोह में हो गई है। वंदना दीदी को
हमारे शरद जी को, वर्णिका और सिद्धांत, बेटा आप भी आ जाओ। तो सिद्धांत फोटो, सब परिवार का कार्यक्रम है और ये ऐसे क्षण हैं जो जीवन में कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। ऑस्ट्रेलिया से प्रगीत कुंवर के दोहे देखे थे जो ख्वाब, एक बार पूरा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाकर इन पलों का साक्षी बने। मैं तो ये शुभकामनाएं दूंगा कि प्रगीत भैया जब भी ऑस्ट्रेलिया से आए तो ये कहते हुए आए कि एक किताब और तैयार हो गई है, विमोचन की तैयारी करो। मेरे भारत आने का मतलब है कि मैं आप सबको अपने शब्दों से आभारित करने आ रहा हूँ। अब आप कितने होंगे ये देखा जाएगा। तो लेकिन उन्होंने इतने मन से इस पुस्तक का भी शामिल हो जाऊं, कोई बुराई नहीं। देखिए, पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, यानी जनता के हाथों में यह पुस्तक है और जनता निर्णय करेगी, पुस्तक का अवलोकन करेगी। और यकीन मानिए कवि सही अर्थों में तभी जनता तक पहुंच पाता है जब पुस्तक का लोकार्पण होता है। अविस्मरणीय पल, जोरदार तालियों की गुजारिश आप सभी से। पुस्तक रूप में आना अपनी रचनाओं का बहुत ही सुखद अनुभूति का एहसास होता है, बहुत अच्छा लगता है। और हम यहाँ पर हैं गाजियाबाद, और आज अशोक चक्रधर जी के साथ ऐसा हो गया, उन्होंने कहा हिंदी भवन में प्रोग्राम है तो वो गाजियाबाद पहुंच गए, गाजियाबाद के हिंदी भवन में लोहिया नगर में। और अभी अभी सूचना मिली है कि लोहिया नगर से वो यहाँ की डगरिया पर चल चुके हैं और थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो ये कई बार हिंदी भवन का कंफ्यूजन गोविंद जी ऐसे हो जाता है लेकिन कभी कभी हो जाता है, क्योंकि आज भी कौन से वाले में पहुंचना है गाजियाबाद, क्योंकि डॉक्टर साहब गाजियाबाद रहते हैं तो एक ये मन में आता है कि शायद गाजियाबाद में ही प्रोग्राम होगा और वहाँ के हिंदी भवन में हम सब लोग एकत्रित होंगे। लीजिए मित्रों, में अजब निराली रीत, दुनिया की संसार में अजब निराली रीत, जब तक आती समझ में जीवन जाता बीत।